हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सपना स्टडी जोन। अगर आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आगामी परीक्षा में, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी पेडागोजी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक। पिछला जो हमारा वीडियो था सीटेट से संबंधित यानी हिंदी पेडागोजी से संबंधित जो पिछला वीडियो था वहाँ पे हम अध्याय 1 को डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमारा जो अध्याय 1 है वो है भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन। वहाँ पर हमने उसे डिटेल से उसकी चर्चा की थी और उससे संबंधित हमने प्रश्न उत्तरों को भी हल किया था। इसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाएंगे अध्याय 2 के साथ, जो कि हमारा हिंदी पेडागोजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। यानी भाषा शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये हिंदी पेडागोजी का कौन सा चैप्टर है? तो ये दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर हम पिछली वीडियोस में हल कर चुके हैं। वहाँ पे हमने सिर्फ चैप्टर की जो है इस अध्याय की चर्चा ही नहीं की थी, हमने बल्कि उससे महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें भी हमने वहाँ पे हल किया था। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वहाँ पर वीडियोज़ देख लीजिए। तो इसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाएंगे अध्याय 2 के साथ, जो कि है हमारा भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो और इस वीडियो के अंत में यानी लास्ट में हम लोग इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को भी हल करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा आगामी परीक्षा के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन सिद्धांतों के बारे में। सिद्धांतों के बारे में जानने से पहले, क्योंकि हम शिक्षण की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम शिक्षण को जान लेते हैं कि शिक्षण होता क्या है। अगर हम शिक्षण की बात करें तो हम देखते हैं कि जो एक अधिक अनुभवी व्यक्ति होता है ना, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसको ज़्यादा ज्ञान है ना, वो कम अनुभवी व्यक्ति में, अब कम अनुभवी व्यक्ति कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है ना, उसका दोस्त भी हो सकता है, जिसको कि कम अनुभव है, कम ज्ञान है अकॉर्डिंग टू जो शिक्षक होता है उसके। तो जब ये अपने ज्ञान का स्थानांतरण करता है, ठीक है, जब ये अपने ज्ञान का स्थानांतरण करेगा, उस बच्चे को समझाने की या विद्यार्थी को पढ़ाने की कोशिश करेगा, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। यही अक्सर हम जो विद्यालय हैं उनमें यही होता है कि जो टीचर होता है उसको ज़्यादा अनुभव होता है और वो बच्चों को अपने ज्ञान का स्थानांतरण करता है। तो इस प्रक्रिया को हम शिक्षण कहते हैं। तो ये तो थी शिक्षण की बात। अब शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी सुचारू रूप से शिक्षण चलता रहे, बच्चे प्रगति करते रहें, बच्चे चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीखते रहें और अपने जीवन में उनका प्रयोग भी करते रहें, इन सब बातों के लिए हम कुछ सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। यानी कुछ सिद्धांतों का ज्ञान होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो सिद्धांत कौन कौन से हैं जो कि एक शिक्षक को उन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए या शिक्षण कार्य कराते समय उन सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए? तो आइए जानते हैं उनको। तो अगर हम बात करें पहले सिद्धांत की, तो सबसे पहला सिद्धांत है हमारा अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। ये शिक्षण सिद्धांत भाषा शिक्षण के सिद्धांत का में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यानी कि अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, यानी बच्चों में भाषा के प्रति, भाषा सीखने के लिए उनके अंदर रुचि को जागृत करना। भाई अगर किसी का इंटरेस्ट होगा तभी तो वो उस काम को करने के लिए आगे बढ़ेगा या उस काम को बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सीख पाएगा। अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो फिर वो कैसे किसी भी भाषा को या किसी भी ज्ञान को वो अपने अंदर समाहित कर पाएगा? तो सबसे पहले तो अध्यापक को चाहिए कि वो बच्चों की रुचि का ध्यान रखे, है ना, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करे और बीच बीच में वो उनको अभिप्रेरित भी करता रहे, मोटिवेट भी करता रहे। अब बच्चों के अंदर रुचि कैसे पैदा की जा सकती है? जैसे कि किस्से कहानियों के द्वारा, है ना, ऐसी बातें उनको बताना जो कि उनके जीवन से संबंधित हों, ठीक है, और बीच बीच में उनको मोटिवेशन भी देना कि ठीक है वो अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है? बच्चे भाषा को जल्दी सीखेंगे। तो इस सिद्धांत का ज्ञान शिक्षक को होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। अगले सिद्धांत की हम बात करें तो वो है बाल केंद्रितता का सिद्धांत, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड। जब भी जो भाषा का शिक्षक है उसे भाषा सिखानी है कक्षा में या भाषा में बच्चों को निपुण करना है, तो सबसे ज़्यादा वो किस चीज़ का ध्यान रखेगा? बाल केंद्रितता का। यानी कि बच्चे को केंद्र में रख के उसे चाहे विषय वस्तु तैयार करनी है, चाहे उसे पाठ्य योजना तैयार करनी है, या जो भी पूरा का पूरा जो उसको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, वो किसको बीच में रख के क्रिएट करना है? बच्चे को। यानी बच्चे को केंद्र में रखना है और जितनी भी गतिविधियाँ होंगी वो बच्चे के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये जो सिद्धांत है बाल केंद्रितता का सिद्धांत, ये क्या है? शिक्षक को इसका ज्ञान होना आवश्यक है कि बच्चे को केंद्र में रख के जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितनी भी गतिविधियां हैं, जो भी विषय वस्तु है, उसका केंद्र बिंदु कौन हो? तो वो बालक होना चाहिए। अब आगे अगर हम बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की, तो वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत।
क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी कि एक्टिविटी। बच्चे जब कुछ करते हैं तो उन्हें बहुत मज़ा आता है। बच्चे चीज़ों को करके बहुत बेहतर तरीके से वो सीखते हैं, है ना। हम कहीं पे सुन लेते हैं, कहीं पे देख लेते हैं, वो चीज़ें तो हमारे माइंड में शायद हम उनको भूल भी जाते हैं, लेकिन जिन कामों को हम कर लेते हैं या बच्चे जिन कामों को कर लेते हैं वो उन्हें हमेशा याद रहती हैं और उनका जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखें तो क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी बच्चों को एक्टिविटी करवाई जाए, है ना। भाषा की कक्षा में अब कैसे करवाई जा सकती है एक्टिविटी, तो उनसे प्रश्न पूछे जाएँ, उनसे मौखिक कार्य करवाया जाए, लिखित कार्य करवाया जाए। तो इस तरह से क्या है, बच्चे एक्टिव रहते हैं क्लास में। अब वो एक्टिव रहते हैं तो उनका जो मस्तिष्क है वो भी एक्टिव होता है और वो चीज़ों को, भाषा को जल्दी सीखते हैं या किसी भी कार्य को। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है भाषा शिक्षण के सिद्धांत का। अब आगे हम बात करते हैं अभ्यास के सिद्धांत की। अब अगर हम देखें तो हम अगर किसी चीज़ का अभ्यास नहीं करते, हम किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, हम उसका अभ्यास नहीं करते तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो अभ्यास करना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से बच्चों को भी क्या करना है, भाषा शिक्षण का जो भाषा जब शिक्षण करवाया जाए कक्षा में तो बच्चों को बार बार उसका अभ्यास करवाया जाए, है ना, उनकी प्रैक्टिस कराई जाए जिससे कि उन्हें चीज़ें हमेशा के लिए याद रह सकें। आगे बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि कक्षा में जब हम जाते हैं, हम एज अ टीचर जब वहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे कक्षा में अलग अलग परिवेश से बच्चे आए होते हैं, उनमें सांस्कृतिक विभिन्नता भी होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता भी होती है। तो इस तरह से हमें कक्षा में जो है डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। तो वहाँ पे हमें हर बच्चे की ज़रूरत का ध्यान रखना है, क्योंकि कक्षा में कोई बच्चा होता है जो जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा ऐसा होता है जो देर से सीखता है। तो एक शिक्षक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम कक्षा में हर बच्चे का ध्यान रखें, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें, है ना, उसकी कमियों का। या कोई बच्चा अगर बहुत अच्छा कर रहा है तो सिर्फ उस बच्चे को लेके हमें नहीं चलना है, हमें कक्षा के सभी बच्चों को साथ लेके चलना है। कोई बच्चा अगर देर से सीख रहा है तो हम उसे पीछे तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो बच्चे हैं उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान भी कक्षा के अंदर रखना है। ठीक है, तो ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत का ये भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। आगे बात करते हैं चयन का सिद्धांत। अब ये जो चयन का सिद्धांत है, यहाँ पे शिक्षक को इस चयन के सिद्धांत का ज्ञान होना भी आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक को पता होना चाहिए कि उसे कब और कहाँ पे किस सिद्धांत का चयन करना है, यानी कि कक्षा में कब और किस सिद्धांत को लागू करना है, इसका चयन करने में भी शिक्षक को निपुण होना आवश्यक है। तो इसे ही हम चयन का सिद्धांत कहते हैं। आगे बात करते हैं जीवन समन्वय का सिद्धांत। अब जीवन समन्वय का अर्थ है यानी कि जो ज्ञान है, जो बच्चों का ज्ञान है, उसको बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ना। बच्चों को जब एग्जाम्पल दिए जाएं तो वो बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो या शिक्षक के वास्तविक जीवन से संबंधित हो, क्योंकि बच्चे किसी भी चीज़ को जल्दी तभी सीखते हैं जब वो चीज़ उसके रियल लाइफ में काम आती है या उसकी रियल लाइफ से संबंधित होती है। तो बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाई जाएं, ऐसे किस्से बताए जाएं, ऐसे उदाहरण दिए जाएं जो कि उनकी रियल लाइफ को से कनेक्ट करते हों। इससे बच्चे क्या होता है कि वो चीज़ों को जल्दी सीखते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक या जीवन भर वो चीज़ों को अपने अंदर मतलब उनको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जीवन समन्वय का सिद्धांत हम इसे कहेंगे। अब शिक्षण सूत्रों के सिद्धांत की बात करते हैं। तो शिक्षण सूत्रों के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो जो हमारे शिक्षण सूत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। ठीक है, तो ये जो हमारे शिक्षण सूत्र हैं इनका ज्ञान भी शिक्षक को होना आवश्यक होता है, जिससे कि वो कक्षा में बच्चों के साथ प्रभावी रूप से उनको भाषा को सिखा सके। अब आगे हम बात करें अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, यानी जो भाषा है उसे क्रमिक रूप से सिखाया जाना चाहिए। और हमारा जो भाषा सीखने का क्रम होता है वो क्या होता है, तो वो होता है LSR और W, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले हम चीज़ों को सुनते हैं। ठीक है, जब हम सुनते हैं तो उसके बाद फिर हम उसको बोलते हैं किसी भी भाषा को, फिर उसके बाद हम भाषा पढ़ते हैं यानी हम पढ़ना सीखते हैं और लास्ट में हम उसको लिखते हैं। ठीक है, यही क्रम होता है भाषा को सीखने का। तो इस क्रम का जो शिक्षक है उसे ज्ञान होना ज़रूरी है। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत हम इसे कहेंगे और इसका ज्ञान शिक्षक को होना ज़रूरी है कि जो भाषा है उसका जो क्रम है वो क्या है और बच्चों को वो किस तरीके से सिखाया जाए, इस सब का ज्ञान होना आवश्यक है। आगे हम देखें तो अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण के सिद्धांत का अर्थ है कि बच्चे
अपने शिक्षक को देख के जब भाषा का अनुकरण करते हैं तो वो बेहतर सीखते हैं। अब कक्षा में पाठ होते हैं या कविताएं होती हैं या पुस्तक में गीत होते हैं, तो शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि वो पाठों को, गीतों को या कविताओं को भली भांति उनका उच्चारण करे, बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत करे और बच्चे उसका अनुकरण करें और भाषा को ज़्यादा बेहतर तरीके से वो सीख पाएँ। ठीक है, ये तो एक टीचर का कर्तव्य होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो अनुकरण करके बच्चे क्या करते हैं, जल्दी सीखते हैं। और इस अनुकरण के लिए शिक्षक के अंदर ये गुण होना आवश्यक है कि वो भाषा में, अगर वो भाषा का शिक्षक है तो उसका उच्चारण अच्छा हो और वो भाषा का जो ज्ञान है उसमें वो निपुण होना आवश्यक है, क्योंकि जब शिक्षक सही उच्चारण करेगा तभी बच्चे उसका अनुकरण करके चीज़ों को सही तरीके से सीख पाएंगे। आगे अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। लोकतांत्रिक मूल्य सिद्धांत का अर्थ है कि कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में वो हर बच्चे की बात को महत्व दे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कुछ बच्चों की बात को सुन रहा है, कुछ बच्चों के विचारों को महत्व दे रहा है, बाकी कक्षा के कुछ बच्चे हैं जिनके विचारों को कक्षा में महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो शिक्षक का कर्तव्य है कि वो कक्षा में कैसा माहौल बना के रखे, लोकतांत्रिक, यानी बच्चों को स्वतंत्रता हो अपने विचारों को कहने की और अपनी बात को कहने की, जिससे कि कक्षा में क्या हो, एक लोकतांत्रिक जो मूल्य है उसके सिद्धांत का वहाँ पे पालन हो सके। तो शिक्षक को इसका ज्ञान होना आवश्यक होता है कि प्रत्येक बच्चे को स्वतंत्रता हो अपने विचारों को कहने की और अपनी बातों को शिक्षक के सामने या कक्षा के सामने रखने की। आगे हम बात करते हैं तत्परता के सिद्धांत की। तत्परता का सिद्धांत है कि बच्चों को सबसे पहले तो उनको रेडी करना चीज़ों को सीखने के लिए, यानी बच्चों को तैयार करना भाषा सीखने के लिए। अगर वो भाषा का शिक्षक है तो कक्षा में एक माहौल को बनाना, एक क्रिएट करना, जिससे कि बच्चे क्या हो, जो भी वो आगे क्रियाकलाप करने वाले हैं कक्षा में, या वो जो सीखने वाले हैं आज, या जो भी अध्यापक के द्वारा तैयार की गई जो भी जो लेसन प्लान है उसके अकॉर्डिंग जब उसको चलना है तो सबसे पहले उसको बच्चों को तैयार करना होगा, है ना। तो इसके लिए वो क्या कर सकता है, बच्चों के पूर्व ज्ञान का सहारा ले सकता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से प्रश्न कर सकता है, बच्चों के पूर्व ज्ञान को खोज सकता है कि बच्चे जो है आज के टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आता है जब उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग किया जाता है। और धीरे धीरे करके जब टीचर टॉपिक पे आता है तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे के पूर्व ज्ञान का उपयोग होता है और बच्चों का जो माइंड है वो भी एक्टिव होता है और बच्चे आने वाला जो कॉन्सेप्ट होता है या जो भी उनका टॉपिक होता है उसके लिए वो तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं। तो शिक्षक को चाहिए कि उसे तत्परता का जो सिद्धांत है उसका ज्ञान होना शिक्षक को आवश्यक होता है। तो यहाँ पे हमने ये महत्वपूर्ण सिद्धांतों को डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से संबंधित, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों से संबंधित हम कुछ प्रश्नोत्तरों को भी हल अब करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नोत्तरों की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। जब हम प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं, 1st to 5th के बच्चों को जब हम पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे जो हम एक टीचर होता है भाषा का, उसका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए, कुशल वक्ता बनाना। ऑप्शन बी, साहित्य की विधाओं से परिचित कराना। ऑप्शन सी, हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराना। या ऑप्शन डी, कुशल लेखक बनाना। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ए और डी तो पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुशल वक्ता बनाना या कुशल लेखक बनाना, यहाँ पे हम किसी भी एक जो पर्टिकुलर क्षेत्र है हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बारे में बात हो रही है, यहाँ पे वक्ता के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे लेखक के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएंगे। बी ऑप्शन देखते हैं, साहित्य की विधाओं से परिचित कराना। तो जी नहीं, यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं कि वो साहित्य की विधाओं से उनका परिचय करवाया जाए। यहाँ पे हमें हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराना जो हमारा उद्देश्य है, मतलब एक भाषा शिक्षक का जो उद्देश्य है वो होना चाहिए, हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराना 1st to 5th क्लास तक के बच्चों को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है, अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, घर में संभव नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये घर में संभव नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। अत्यंत जटिल प्रक्रिया है तो ऐसा नहीं है, भाषा शिक्षण कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं, भाषा की कक्षा में ही संभव है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी तो हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं। हम साइंस पढ़ रहे हैं या मतलब विज्ञान पढ़ रहे हैं, EVS पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर भाषा के माध्यम से ही हम चीज़ों को सीखते हैं, विचारों को सुनते हैं, विचारों को हम किसी को देते हैं। तो इसी तरह से भाषा का जो शिक्षण है वो विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव
संभव है। ऐसा नहीं है कि हम भाषा सीखेंगे तो सिर्फ हमें भाषा की ही कक्षा में उसको पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी भाषा को सीखा जा सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा का प्रमुख प्रकार्य है। भाषा का प्रमुख प्रकार्य क्या है, यानी भाषा क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? प्रतिवेदन, भाषण देना, संप्रेषण करना या लेखन दक्षता। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रेषण करना। भाई भाषा क्यों ज़रूरी है? संप्रेषण करने के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? भैया आप एक भाषा के शिक्षक हैं तो आप क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? तो ऑप्शन ए, समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण कराना, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों का भाषा के विविध रूपों और प्रयोगों से परिचय कराना। देखिए, जहाँ पे भाषा के शिक्षक की बात आ जाए या भाषा सीखने सिखाने की बात आ जाए, वहाँ पे आपको जहाँ पे विविध लिखा हुआ दिख जाए वहाँ पे आप करेक्ट करके आ जाना बस। तो बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों से परिचय करवाना उसका, ठीक है। निबंधों से और कविताओं से, गद्य से, पद्य से, है ना, ये जो अलग अलग स्वरूप होते हैं, हिंदी के विविध स्वरूप होते हैं, इन सब से बच्चों को से आपका परिचय करवाना है। समय सीमा के अंदर पाठ्य पुस्तक पूर्ण कराना, जी नहीं। अच्छे अंक लाना, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न भाषा शिक्षण के सिद्धांत से संबंधित। तो यहाँ पे हमने आज कंप्लीट किया है अध्याय 2 को। तो इसी क्रम को हम अगली वीडियो में आगे बढ़ाएंगे हिंदी पेडागॉजी के अध्याय 3 के साथ। तो हमारे साथ बने रहिएगा और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।